ओके। तो लिक्विड में फ्रिक्शन को हम लोगों ने विस्कोसिटी के नाम से जाना था, विस्कोसिटी। और हम लोगों ने ये जाना था कि लिक्विड लेयर बाय लेयर फ्लो करती है, वन लेयर ड्रैग्स ओवर द अदर लेयर। जैसे ये हम बहुत सारी लेयर्स बना रहे हैं, जैसे कॉपी में पेजेस है वन अबाउट द अदर, बिल्कुल वैसे ही लिक्विड की लेयर्स होती है। अगर इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इनके बीच का गैप अगर x है और इनके बीच जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो v है, इन लेयर्स के बीच डिस्टेंस x का वेरिएशन है और इनके बीच वेलोसिटी वेरिएशन v है, तो इनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं जिनको विस्कस ड्रैग कहते हैं, वो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली है ईटा ए वी बाई एक्स। Eta A V by X। Eta stands for coefficient of viscosity। इसकी यूनिट सीजीएस यूनिट पॉइज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हम एमकेएस यूज करेंगे। A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेयर्स है। V वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर है, एंड X जो है वो दो लेयर के बीच का गैप है। ये वो फोर्स है जो लिक्विड के एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है और वेलोसिटी को फ्लो करता है। अभी एक साइंटिस्ट थे रिनॉल्ड, उन्होंने एक कांस्टेंट बताया। उस कांस्टेंट के थ्रू हम ये जान सकेंगे कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइंड है या टर्बुलेंट है। याद करो, स्ट्रीमलाइंड में मैंने कहा था, स्ट्रीमलाइंड को लैमिनर भी कहते हैं। मैंने कहा था अगर लिक्विड का फ्लो स्लो है, कोई फ्रिक्शनल में लॉस नहीं है, और किसी पॉइंट पर अगर हम हाथ रखते हैं फ्लोइंग लिक्विड के लिए, तो उस पॉइंट से पास होने वाले लिक्विड के सभी मॉलिक्यूल एक डेफिनिट ट्रैक को फॉलो कर रहे हो, टेंजेंशियल ट्रैक को, इंटरमिक्सिंग ना हो रही हो लेयर्स की, तो इसको हम स्ट्रीमलाइंड या लैमिनर फ्लो कहते हैं। इसमें लॉस इन एनर्जी काफी कम होता है। और अगर लेयर की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो उस केस में लॉस इन एनर्जी होगा और बहुत ज्यादा आपको एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत होगी टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो। तो इसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो रिनॉल्ड ने एक कांस्टेंट के डिस्कस किया। उस के की वैल्यू उन्होंने बताई। हम अभी फार्मूला लिख रहे हैं क्योंकि डिराइव करने का तो कोई फायदा है नहीं। तो के उन्होंने कहा कि अगर के की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2000 अगर आती है वाटर फ्लो इन अ पाइप के लिए, वाटर फ्लो इन अ पाइप, तो इस केस में जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड ये स्ट्रीमलाइंड होगा या लैमिनर होगा, और इस केस में फ्रिक्शनल फोर्सेस मिनिमम होंगे। स्ट्रीमलाइंड। और अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3000 है तो इस केस में टर्बुलेंट फ्लो होगा। टर्बुलेंट, ये रखना पड़ेगा क्योंकि लैब का डेटा है, तो ये याद रखना होगा। पूछते हैं कि के की वैल्यू लेस देन 2000 के लिए क्या, तो के की वैल्यू लेस देन 2000 का मतलब है कि जो वाटर फ्लो पाइप में अरेंज किया गया है वो स्ट्रीमलाइंड है और एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन काफी कम है। और अगर के की वैल्यू 3000 या ग्रेटर है तो टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लॉस इन फ्रिक्शन काफी ज्यादा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ लिक्विड है, लेयर्स ब्रेक हो रही हैं, हीट हो रही हैं, साउंड जनरेट कर रही हैं। इस प्रोसेस में मोस्ट ऑफ द एनर्जी खर्च हो जा रही है, इसीलिए बहुत जल्दी रुक जा रही है। तो आखिर वो ये पाए कहां से होंगे के की वैल्यू? उन्होंने जब डिराइव किया था तो डिराइव करने पर आया था क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। उन्होंने जब डिराइव किया तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला आया के बाई रो ईटा बाई आर। के रिनॉल्ड नंबर है, ईटा विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, आर रेडियस ऑफ द पाइप है,
और इस VC को क्रिटिकल वेलोसिटी कहा गया। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी भी पाइप में अगर वाटर का फ्लो मेंटेन है तो वहां वेंचुरी मीटर या पायलट ट्यूब लगा के हम लिक्विड की वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। अगर फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी है तो टर्बुलेंट फ्लो है। यानी कि फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी निकाले और जिस लिक्विड को फ्लो कराना था लैब से उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी निकाले। अब अगर किसी पाइप में फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी आती है तो टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट, ये टर्बुलेंट है, यानी कंफर्म है, इंटरमिक्सिंग हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हाई है, एनर्जी लॉस हो रहा है और यहाँ ह्यूज एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये टर्बुलेंट फ्लो। और अगर फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी है तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ये इनका कैलकुलेशन था, ठीक है। यहीं से इन्होंने के की वैल्यू निकाली थी। तो के जब 2000 से कम रहता था तो फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम आती थी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। और जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 होती थी तो जो लिक्विड फ्लो करती थी उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल से बढ़ जाती थी, अकॉर्डिंगली वो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता था। तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो, बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ एक फार्मूला आ रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी का, जिसके ऊपर की वेलोसिटी अगर लिक्विड के पास है तो वो टर्बुलेंट फ्लो में आएगी और अगर इसके बिलो की वेलोसिटी है तो उसके फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहने वाले हैं। अभी एक फार्मूला यहाँ बताया जाता है कि जब लिक्विड फ्लो करती है तो दो फोर्सेस काम करते हैं उसको अपोज करने में या उसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें दो फोर्स लगाने पड़ते हैं। तुम ही सोचो, अगर हम मोटर के ऊपर ज्यादा मोटा पाइप बांध दें जो पानी चढ़ा के टैंक में ले जाने वाला है तो क्या मोटर पे लोड नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। और अगर हम पतला पाइप रखें तो मोटर पर लोड कम पड़ेगा। तो जनरली हम जो चढ़ाते हैं पाइप, 1 मिनट बच्चा कॉल आ रहा है किसी का। हाँ सर, श्योर। हाँ ओके। हाँ सर, एकदम। एक्चुअली में मुझे गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई थी तो मैं ज्वाइनिंग नहीं कर रहा था। अच्छा। अभी कोरोना काल में मैं 6 महीना हो गया, सेंटर बंद है। अब उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सब चढ़े हुए हैं ऊपर। तो हम कहा अच्छा रुको ज्वाइनिंग ले लेते हैं। इस 70,000 या शायद दिखा था 70 या 71 या 72,000 के आसपास सैलरी है। तो हम कम से कम उतना आएगा तो बढ़ जाएगा। तो अब गए जानते वो ज्वाइनिंग लेने गए तो ऑफिसर बोल रहा है कि 2 लाख रुपए आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो हम कहे का भाई हम तो आयोग से जो है चलिए ठीक है। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल के लिए, 1 नंबर के न्यूमेरिकल के लिए स्ट्रगल करने जा रहे थे, मतलब एक न्यूमेरिकल के लिए स्ट्रगल करने जा रहे थे। वो ये कि जब हम लिक्विड के फ्लो को मेंटेन करते हैं तो लिक्विड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें पंप ऑन करना पड़ता है। अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया की पाइप है और हम चाहते हैं V वेलोसिटी से लिक्विड को फ्लो करा दें L लेंथ तक इन द टाइम T, तो हमें यहाँ एक वाटर पंप लगाना पड़ेगा। वो वाटर पंप क्या करेगा? F फोर्स की एयर, F फोर्स का एयर प्रेशर फ्लो करेगा, यानी वाटर को प्रेशराइज करेगा बाई फोर्स F। तो अगर हम F बाई A कर दें तो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्यों? फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। यानी जैसे ही हम वाटर पंप ऑन करते हैं F फोर्स स्टार्ट टू एक्ट ऑन द A एरिया ऑफ द पाइप, तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। अब जैसे ही लिक्विड का फ्लो, जैसे ही लिक्विड मूव करेगा हैविंग सम वेलोसिटी भी, कोशिश करेंगे हम ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ग्रेटर ना हो, क्योंकि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ग्रेटर हो जाएगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस होगा तो पंप को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ओवरहीट हो जाएगा। तो अब यहाँ जो m मास की लिक्विड फ्लो हो रही है पर सेकेंड, भाई कुछ तो लिक्विड होगी जो फ्लो हो रही होगी इन द पाइप। तो यहाँ अगर हम F कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ये F कि लिक्विड के फ्लो में कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि यही फोर्स तो पंप देने वाला है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया
जो लिक्विड के फ्लो को मेंटेन करेगा और जिसे पंप से हम पाने वाले हैं, वो हम ये कह के भी तो निकाल सकते हैं कि मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्यों? हमने फोर्स खोल दिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, डीपी बाई डी टी। क्यों? क्योंकि मास को वेलोसिटी दे रहा है तो मोमेंटम वेरिएशन हो रहा है। अभी यहाँ ये हो जाएगा डी बाई डी टी, पी ओपन हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी से, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एरिया चल ही रहा है। मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है रो और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी लिख लिए, और वॉल्यूम के लिए हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, तो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। इसका मतलब है ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ मास की जगह हो जाएगा डेंसिटी, एरिया, लेंथ, और ये है वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाई एरिया। ये लेंथ ऑफ द पाइप पर हमारे हाथ में है, ज्यादा लंबा है छोटा है, क्योंकि एक क्रिटिकल से कम की वेलोसिटी फिक्स कर चुके हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप फिक्स कर चुके हैं, डेंसिटी फिक्स कर चुके हैं, बट लेंथ तो हर घर में अलग अलग होगी ना। पानी की टंकी पता नहीं कितनी ऊंचाई पर होगी, तो अकॉर्डिंगली इसमें सिर्फ एल भर वेरिएबल है। तो अगर हम रो ए वी बाहर निकाल लेते, रो ए वी, तो ये हो जाता है डी बाई डी टी आता है डीएल बाई डी टी। तो डीएल बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है ना, लेंथ वेरिएशन अपॉन टाइम वेरिएशन। तो ये हो जाएगा एक और वेलोसिटी आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ए। नाउ ए और ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया? रो वी स्क्वायर। मीन्स कितना पंप को फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स को जो एफ अपान ए यानी प्रेशर लगाना पड़ रहा है वो कितना आ रहा है? रो इंटू वी स्क्वायर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, क्या है मतलब हम ऐसे कह सकते हैं पंप इज जनरेटिंग अ प्रेशर ऑफ वैल्यू रो वी स्क्वायर, सो द लिक्विड इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी वी। इसको बोलते हैं इनर्शियल फोर्स या इनर्शियल प्रेशर। इनर्शियल प्रेशर का मतलब होता है, भाई देखिए दो चीज है, कितना लिक्विड फ्लो कराना है, अकॉर्डिंगली पंप की पावर चाहिए, और दूसरी चीज है कि कितना तेज लिक्विड को फ्लो कराना है। क्यों? दो चीज हो गई ना, ज्यादा पानी फ्लो कराना है तो पंप ज्यादा पावरफुल चाहिए ताकि ज्यादा प्रेशर डेवलप करे। तो ज्यादा पानी फ्लो कराने के लिए जब हम पंप की का प्रेशर या पंप की पावर बढ़ाना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया यानी इनर्शियल प्रेशर होता है रो वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर इनर्शियल प्रेशर। अच्छा, वैसे बाई प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे बताओ कि पानी के फ्लो में पंप को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर मक्खन के फ्लो में? मक्खन। अगर पंप से थिक लिक्विड हम चढ़ाना चाहते हैं ऊपर तो ज्यादा पंप को मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर हम उससे हल्की लिक्विड जैसे पानी वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? ज्यादा जब विस्कस होगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली विस्कस मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो पंप पर लोड ज्यादा पड़ेगा। तो इनर्शियल प्रेशर बता रहा है जितना डेंस लिक्विड होता है उतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ता है पंप को, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी देने की कोशिश करेंगे उस हिसाब से भी तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ये दो चीजों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इनर्शियल प्रेशर हो गया। और अगर हाई वेलोसिटी से दौड़ाने की कोशिश करें तो याद करो तब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस ड्रैग लगेगा। एफ बाई ए आया था ईटा वी बाई आर, ये लिखे थे जो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू लिखे थे ईटा ए वी बाई आर, वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस ड्रैग। मतलब ये वाला जो फोर्स है, प्रेशर है, ये लिक्विड के विस्कोसिटी की वजह से लगाना पड़ रहा है, और ये वाला जो प्रेशर है ये अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग विथ अ प्रॉपर वेलोसिटी के लिए लगाना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं विस्कस के अगेंस्ट वर्क करने के लिए कितना प्रेशर, और इसको बोलते हैं कि लिक्विड को कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड को कितनी वेलोसिटी से दौड़ाने के लिए प्रेशर। तो पंप दोनों मैनेज कर रहा है। पंप ज्यादा अमाउंट की लिक्विड को फ्लो कराने की आप कोशिश करेंगे तो रो वी स्क्वायर का प्रेशर जनरेट करेगा, और
ईटा वी बाई आर का और प्रेशर जनरेट करेगा तो फ्लो को मेंटेन रख पाएगा, नहीं तो लिक्विड का फ्लो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। इतना डिस्कशन रेनॉल्ड नंबर का था। रेनॉल्ड नंबर में अगर हम फार्मूला लिख करके बताए तो सिर्फ इतना ही कि रेनॉल्ड ने एक कांस्टेंट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि के की वैल्यू अगर आप 2000 से कम आती है या कैलकुलेट कर पाते हैं फ्लोइंग लिक्विड के लिए तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, यानी ये वाला पार्ट मिनिमाइज हो जाएगा, पंप को ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 आ रही है तो पंप को ये वाला प्रेशर भी देना पड़ेगा। इतना तो देना ही पड़ेगा अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए, और इतना देना पड़ेगा विस्कस ड्रैग के अगेंस्ट वर्क डन में। और अगर के की वैल्यू इन बिटवीन 2000 एंड 3000 है, इन बिटवीन 2000 एंड 3000, तो इस केस में डिफाइंड नहीं है, मतलब कभी लेयर ब्रेक होती है, कभी सीधी चलती हैं, कभी इंटरमिक्स होती हैं, यानी अनडिफाइंड है। 2000 टू 3000 के बीच लिक्विड के फ्लो को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स क्या है? स्टोक्स में ये बताया गया कि जब किसी डेंसर मीडियम में हम मूव करते हैं तो जैसे ही मूव करते हैं वैसे ही मीडियम हमें अपोज करता है। इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि स्टोक ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने ग्लिसरीन लिया, काफी हाई डेप्थ तक की ग्लिसरीन उन्होंने टब में भर दी, और एक मार्बल बॉल को उन्होंने फ्रीली छोड़ दिया लिक्विड में गिरने के लिए। मार्बल मतलब मैसिव, ठीक है, मार्बल मतलब मैसिव बॉल चाहिए थी। जब मैसिव बॉल को छोड़ा तो हर एक डेफिनिट टाइम इंटरवल पर उसकी वेलोसिटी को मेजर करना शुरू किए। t=0 पर देखे वेलोसिटी 0 है, फिर देखे कि t=1 सेकेंड तो देखे कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, t=2 सेकेंड वेलोसिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट था mg, वो mg इसको एक्सीलरेट कर रहा था। ठीक है, इसको एक्सीलरेट कर रहा था ए से, और इसने अपने वॉल्यूम से जो लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा कॉल्ड थ्रस्ट, क्या था? सिग्मा वीजी ना, सिग्मा वीजी, यही तो थ्रस्ट था। तो सिग्मा वीजी जो थ्रस्ट था वो सिग्मा वीजी अपोज करने में लगा था। इस mg को लिखते हैं तो ये रो वीजी के नाम से आता है, रो वीजी, क्लियर है? तो इसका मतलब है कि जो खींच रहा है नीचे वो कौन है? रो वीजी, वी फॉर वॉल्यूम है, और जो अपोज कर रहा है वो क्या है? सिग्मा वीजी। अब बदले में क्या कर रहा है? इसको टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। इतना खींच रहा है, अक्सर सपोज कर रहा है, नेट फोर्स हो गया, कहा गया? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और एक्सीलरेशन क्या है? ए। ये बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक है, रो भी सर ये रो जो है वो, ये रो इसकी डेंसिटी जो रो है, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है ना? डेंसिटी ऑफ बॉल है, और ये लिक्विड की डेंसिटी या मीडियम की डेंसिटी सिग्मा है। लिक्विड की सिग्मा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इधर हम रोबी को इधर थ्रो कर देते तो ये हो जाता G माइनस सिग्मा बाई रो इंटू G इज इक्वल टू A। ना यहाँ से A हो जाता इज इक्वल टू G, कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस सिग्मा बाई रो, यानी कि दिस इज द एक्सीलरेटिंग ऑफ मार्बल बॉल। तो V इज इक्वल टू A इंटू T से दिख रहा है कि एक्सीलरेटेड हो गया, तो आफ्टर टाइम T उसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी, तो वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी ना। लेकिन रियल में ऐसा हुआ नहीं। ये वेलोसिटी हर एक सेकंड पर चेक करते गए, चेक करते गए, चेक करते गए, एक पार्टिकुलर टाइम आया, उस पार्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। भाई वेलोसिटी तो तब कांस्टेंट होती है ना जब एक्सीलरेशन 0 होता है। क्यों? वेलोसिटी तो तब कांस्टेंट होती है जब एक्सीलरेशन 0 होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। उन्होंने ग्राफ खींच कर दिखाया, तो ग्राफ में ऐसे आया कि इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है। टाइम के साथ वेलोसिटी तेजी से बढ़ी और थोड़ी देर बाद जाके कांस्टेंट हो गई। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को नाम दिया गया टर्मिनल वेलोसिटी। द मैक्स हाईएस्ट वेलोसिटी आफ्टर विच द पार्टिकल स्टार्ट्स टू fall with a constant velocity is called the terminal velocity।
अंतिम वेलोसिटी जब वो अपनी वेलोसिटी हाईएस्ट कर पाया, उसके बाद वो अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने वाला है। तो ये हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो ऑब्जर्व किया हम उसकी बात कर रहे हैं। हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा क्यों ऑब्जर्व किया। हम ये कह रहे हैं कि स्टोक ने एक मार्बल बॉल को गिरने दिया, पहले बहुत तेजी से वेलोसिटी बढ़ी, तो हमने मैकेनिक्स से ये निकाल लिया कि कितना एक्सीलरेशन काम कर रहा है उस बॉल को एक्सीलरेट करने में, और जब वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो दिख रहा है टाइम के साथ लीनियर है। लेकिन अचानक आफ्टर सम टाइम आफ्टर उन्होंने देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और जब ग्राफ खींचा तो ये ग्राफ मिला। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते अचानक कांस्टेंट हो गई, और अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा। जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो रख पा रहा है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं। अब इसको स्टोक ने ये कह के एक्सप्लेन किया कि हुआ ये होगा कि जब ये बॉल गिरने लगी होगी तो अब थ्रस्ट की औकात नहीं थी कि वेट को मैनेज कर पाता, तो इसी वजह से एक्सीलरेट हुआ। लेकिन जब गिरती हुई बॉल की वेलोसिटी बढ़ने लगी तो उसका जो वेट है रो वीजी फिक्स, उसका जो अब थ्रस्ट है सिग्मा वीजी फिक्स अपोज कर रहा है। लेकिन ये जब वी वेलोसिटी पा गया तो अपने साथ लिक्विड को भी ये वी वेलोसिटी से लाने की कोशिश करने लगा, जबकि सराउंडिंग लिक्विड जो थी वो रेस्ट में थी। मतलब बॉल के साथ कांटेक्ट में आने वाली लिक्विड भी उसी की वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करने लगी, जबकि सराउंडिंग लिक्विड जो है वो रेस्ट में है। आ गया विस्कस ड्रैग? आ गया विस्कस ड्रैग? विस्कस ड्रैग कब आता है? जब मीडियम का थोड़ा सा हिस्सा मूव करने की कोशिश करता है और सराउंडिंग जो है वो अपोज करना शुरू करता है। जब हम तेजी से बाइक लेके आगे बढ़ते हैं तो क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर हमारे पीछे नहीं दौड़ती है? और जितना तेज हम भागते हैं उतना ज्यादा एयर प्रेशर अपोज करने में लगता है। इसी को तो विस्कस ड्रैग कहते हैं। स्टोक्स ने ये बताया कि जब ये मैक्सिमम वी वेलोसिटी तक पहुंच गई तो सराउंडिंग मीडिया ने इसको 6 पाई ईटा आरवी से अपोज करना शुरू कर दिया। 6 पाई ईटा आरवी, इसी को तो स्टोक्स लॉ कहते हैं। कहाँ स्टोक्स जब पढ़े होंगे हम लोग क्लास 11 में, तो डेराइव कहाँ किए थे हम लोग? डायमेंशन चेक किए थे खाली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या रेन ड्रॉप गिरता है तो उसके ऊपर जो विस्कस ड्रैग लगता है वो 6 पाई ईटा आर वी होता है। और न्यूटन ने इसी को क्या बताया था? इसी को तो बताया था ईटा ए वी बाई आर। यही चीज लेयर में बताया था। ये लेयर के लिए बताया है कि जब लिक्विड को लेयर्ड फ्लो में रखेंगे स्ट्रीम लाइन में या लैमिनर में तो ये फोर्स होगा जो अपोज करेगा। और ये फॉलिंग रेन ड्रॉप के लिए उन्होंने बताया कि जब एक रेन ड्रॉप गिरती है तो उसका अपोज होता है 6 पाई ईटा आरवी से, और अगर वो ड्रॉप अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है तो अपोजिंग फोर्स भी तो बढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिंग विस्कस ड्रैग एंड दिस थ्रस्ट मिल के वेट को मैनेज कर लें तो एक्सीलरेशन तो गायब हो जाएगा ना। अगर 6 पाई ईटा आरवी और सिग्मा वीजी मिल के रो वीजी को काउंटर बैलेंस कर दें तो ये तो गायब हो जाएगा ना। ये तो गायब हो जाएगा। एक गायब हो जाएगा तो अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी ना। इसका मतलब है वो अल्टीमेट वेलोसिटी, वो लास्ट वेलोसिटी जहां तक ये मार्बल बॉल अपनी वेलोसिटी बढ़ा पाई होगी, वो सिचुएशन है कि 6 पाई ईटा आर वी प्लस सिग्मा वी जी विस्कस ड्रैग एंड थ्रस्ट अपोज में है, मिल करके बॉडी के वेट जो एक्सीलरेट कर रहा था रो वीजी को काउंटर बैलेंस कर दे रहे हैं। क्लियर है? ये जो वेलोसिटी है दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहीं से तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आता है, शायद याद हो। v इज इक्वल टू 2/9 ईटा रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी। याद है टर्मिनल वेलोसिटी? नहीं। 2/9 ईटा रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी, ठीक है। ये आता है डेराइव करने पर फार्मूला। इसमें बताया जा रहा है कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन अ मीडिया हैविंग द डेंसिटी सिग्मा, ये मीडियम की डेंसिटी है सिग्मा और ये मीडियम का विस्कोसिटी है ईटा, ठीक है। और ये जो गिर रहा है उसकी डेंसिटी है और ये जो गिर रहा है उसकी रेडियस है।
हाँ ठीक है। तो अगर आर हाँ रेडियस की ड्रॉप गिर रही है तो उसकी डेंसिटी रो हो गई, और उसका जो सराउंडिंग मीडिया एयर है हाँ या जो भी है उसकी डेंसिटी सिग्मा और उसकी विस्कोसिटी ईटा हो गई। तो जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो फाइनल वी वेलोसिटी एक्वायर कर पाएगा, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। एग्जांपल देते हैं हम इसका। इसका एग्जांपल है फ्लोटिंग हाँ स्काई। जो क्लाउड्स है वो तैर क्यों रहे, वो गिर क्यों नहीं जाते? इसका रीजन टर्मिनल वेलोसिटी या स्टोक्स लॉ है। क्या कहता है ये? एक्चुअली में जब क्लाउड्स गिरने की कोशिश करेंगे तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बहुत ज्यादा है ना, उनका एरिया ज्यादा। हाँ तो जब वो नीचे गिरने की हाँ कोशिश करेंगे तो अपने साथ एयर को भी तो लाएंगे। अपने साथ जब वो एयर को नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग एयर जो उनके अगल बगल की है वो ह्यूज अमाउंट से अपोज कर देंगी, इतना ज्यादा अपोज कर देंगी अपोज कि ये करेगा। कोई वेलोसिटी एक्वायर कर ही नहीं पाएंगे एंड सीम्स टू बी फ्लोटिंग। तो स्काई फ्लोटिंग ओइंग टू सॉरी क्लाउड्स ठीक फ्लोटिंग है। ओइंग टू द स्टोक्स लॉ या ओइंग टू द विस्कस ड्रैग। इसी बात पर हमने पैराशूट बनाया। क्या करते हैं हम? हाई हाइट पे जाते हैं, पैराशूट पहन के कूद जाते हैं। कूदने पर तुरंत पैराशूट ओपन नहीं करते, हम क्या करते हैं, गिरते अपने आप को गिरने देते हैं। क्यों गिरने देते हैं? ताकि एक हाईएस्ट वेलोसिटी तक पहुंच जाए, और जैसे ही हाईएस्ट वेलोसिटी पर पहुंचे फट से पैराशूट खोल देते हैं। पैराशूट खोलते ही वो बड़ा सा हाँ होगा और अपने साथ हाई वेलोसिटी में ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर को लाने की कोशिश करेगा। अचानक ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर जब उस पैराशूट के साथ नीचे आने की कोशिश करती है तो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर उनको ह्यूज अमाउंट से विस्कस ड्रैग लगा के अपोज रोक करने देती लगता है। है। अकॉर्डिंगली अब जो है हम अपनी हाँ वेलोसिटी नहीं बढ़ा पाते, यानी पैराशूट की वर्किंग जो है वो इस स्टोक्स लॉ से एक्सप्लेन हो रही है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम ठीक है। फाइनली नीचे गिरेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल है जो तुम्हें मिल सकता है इस साल, वो न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं। खास बात ये है, बहुत छोटा हाँ न्यूमेरिकल है। जैसे ये कहने वाले हैं कि एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस की, ये वी वेलोसिटी से गिर रही है। ठीक, पहला सिचुएशन तो हमें पता, हाँ बाकी सब होल्ड कर लो, वी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ फर्स्ट केस। सेकंड हाँ केस, दो ड्रॉप कलेक्ट टुगेदर होके अगर एक बिग ड्रॉप बना ले तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? क्लियर है? अगर इस बिग ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर मान ले, से नहीं बताया है वो, मान ले हाँ तो क्या लिख नहीं लेंगे वी डैश प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर? क्यों? यही ना, कैपिटल आर। स्क्वायर ऑफ द रेडियस हाँ प्रोपोर्शनल। और जरा हाँ सोच के देखो, सरफेस टेंशन में क्या हम लोगों ने देखा नहीं था? एन ड्रॉप कलेक्ट टुगेदर होते हैं ऑफ रेडियस स्मॉल आर, बड़ा ड्रॉप बनता है तो बड़े ड्रॉप की रेडियस होती है एन टू द पावर 2/3, 2/3 की 1/3? हाँ 2/3। एक मिनट सोचने दो। 2/3 2/3। 2/3 था, एक मिनट सोचने दो। इसके एन का वॉल्यूम एन और एक का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका क्या था? एक अकेले का 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 होता है। 1/3 उसमें आया था 2/3, क्योंकि सरफेस एरिया लेना था तो आर स्क्वायर कर देते थे तो वो 2/3 हो जाता था। ये आएगा, ओ अच्छा। हाँ हाँ है ना, हाँ ये गलती हो जाएगा अगर नहीं सोचेंगे तो। और हाँ मुझे लगा है इसलिए मैंने कहा है देख लेते हैं। हाँ तो हम कैलकुलेट ही करेंगे। हाँ, नहीं तो एक्चुअली वहाँ स्क्वायर ऑफ द रेडियस का इस्तेमाल हाँ हुआ है और यहाँ सिर्फ आर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये एन ड्रॉप है, 1 ड्रॉप, 2 हाँ ड्रॉप, एन ड्रॉप, तो एन ड्रॉप कलेक्ट टुगेदर होकर जब एक बिग ड्रॉप बनाएंगी तो बिग ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर होगा एन टू द पावर 1/3 और ये हो जाएगा स्मॉल आर। क्लियर है? तो अभी इन दोनों का रेशियो ले हाँ लें, इन दोनों का रेशियो ले लें। तो नई वेलोसिटी जो जानना चाहते हैं अपान पुरानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, नई वेलोसिटी है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, पुरानी वेलोसिटी है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अब ये स्क्वायर वाला यहाँ रख दें, रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एन टू द पावर 2/3 आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, एन टू द पावर 2/3 निकल जाएगा। v डैश इज इक्वल टू n टू द पावर 2/3 v, यानी कि अगर एक ड्रॉप v वेलोसिटी से गिर रही थी तो n ड्रॉप n टू द पावर
2/3 मल्टीप्लाइड विथ प्रीवियस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से गिरेगी। क्लियर है? हाँ हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, पॉइसलीज फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है ना? हाँ अभी इसके बाद लास्ट है, वो बस लास्ट है। अच्छा अब ठीक आ है। जाइए पॉइजलस ठीक है। पे। पॉइजलस ने क्या बताया? पॉइजलस ने बताया, देखना टर्मिनल वेलोसिटी का मिलेगा, अगर आप नीट 32 ईयर या 33 ईयर आप सॉल्व करोगे तो लिक्विड इन मोशन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मिलेंगे। और ये लेंदी हम मान सकते हैं लेंदी है, लेकिन है बड़ा आसान। एक बार अगर हिम्मत करके पढ़ हाँ लो इजी तो कभी होता है। भूलता नहीं है, बहुत आसान है। और हाँ इसका प्रॉब्लम मैकेनिक्स धोखा दे सकता है, सेंटर ऑफ मास धोखा दे सकता है, रोटेशनल धोखा दे सकता है, एसएचएम धोखा दे सकता है, ठीक है, डायमेंशन धोखा दे सकता है, लेकिन लिक्विड हाइड्रोडायनेमिक्स कभी धोखा नहीं देती। बहुत सिंपल प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन बच्चे देख के मोटाई देख के हाँ छोड़ ये देते हैं तो कि है। 20 पेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, काफी आसान। तो चलिए लास्ट पार्ट में आते हैं, थ्योरेटिकली हाँ ये कवर हुआ। लास्ट पार्ट है पॉइजलस फार्मूला। पॉइजलस फार्मूला क्या है? पॉइजलस ने ये बताया कि अगर हम एक पाइप ले लें ऑफ रेडियस आर, लेंथ एल, और इसमें लिक्विड का फ्लो मेंटेन कर दें, तो हमें जो लिक्विड मिलेगी यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम, इसको क्यू कहते हैं। जैसे हम टैप खोल के ग्लास लगा दें तो इन सम टाइम आपको वो लिक्विड मिलती रहती है। मतलब आपको ग्लास भरने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड आरओ का टैप या जनरल टैप खोले रखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं गिलास लगाया और खींच लिए, ऐसा तो नहीं है ना। यानी हाँ कि इन हाँ सम टाइम यू गेट सम वॉल्यूम, सो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्यू। और इंटरेस्टिंग ये क्यू होता है कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है टैप का और किस वेलोसिटी से लिक्विड उससे निकल रही है। क्लियर है? हाँ एरिया इंटू, ये तो पढ़ चुके हैं ना। तो कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमें मिलेगा, ठीक है, उसको क्यू कहते हैं। और ये होता है किस किस क्रॉस, जैसे एक टैप अगर हम बनाएं, एक टैप, देखो इससे अच्छी टैप नहीं हमारे पास है, जो है तो यही है। हाँ हाँ ब्रांड सर, अच्छी है। अच्छी है ना। देख अब हम यहाँ इसके माउथ से जो अमाउंट लेने वाले हैं इन टाइम टी, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अगर है और अगर ये वी वेलोसिटी से फ्लो दे रहा है, तो उस केस में जो हमें अमाउंट मिलेगा यहाँ जो अमाउंट मिलेगा इन टाइम टी, वो इसमें कितना वॉल्यूम है उसको टाइम टी से डिवाइड कर दें। अगर जैसे ये वॉल्यूम ग्लास है से 500 ml और 10 सेकेंड, तो 500 ml अपॉन 10 सेकेंड विल बी दिस। और खास बात है, ये रोक लीजिए, कितना एरिया था और किस वेलोसिटी से निकला था मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? ये हमें पहले से पता होना चाहिए। पॉइजलस ने क्या बताया? पॉइजलस ने बताया कि जो लिक्विड फ्लो होती है एक्चुअली में उसकी एक डेंसिटी होती है, उसकी एक विस्कोसिटी होती है, और जिस पाइप से आप ले रहे हैं उसकी एक रेडियस होती है, उसका एक लेंथ होता है। अगर ऐसा है तो ये जो अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है, आप पहले से ये दोनों बातें जान रहे हैं, इसका अमाउंट जो मिलेगा ये अमाउंट है पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। यानी जो चीज हम यहाँ मैकेनिक्स से कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम से या क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन से, वो चीज हम यहाँ से भी पा सकते हैं कि कितने प्रेशर पर लिक्विड को फ्लो करा रहे हो आप। यहाँ अगर P1 प्रेशर है, यहाँ P2 है और लिक्विड ऐसे फ्लो हुई है, तो प्रेशर डिफरेंस विल बी द P1 माइनस P2, यानी ये प्रेशर हो जाएगा P1 माइनस P2। प्रेशर डिफरेंस है, नॉट द प्रेशर एलोन। 2 इंच के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस, किस रेडियस के पाइप में फ्लो कराना है, कितना विस्कस लिक्विड है और कितनी दूर तक आपको देना है। आप देखते हैं ये जगह जगह आजकल मारुति वैन में रोड के किनारे सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, वो उसको वेंडर मशीन बोलते हैं, जो
जो हाँ। जिससे वो कोल्ड ड्रिंक देते हैं, या बड़े बड़े कंपनियों में कॉफी मेकर लगा रहता है, उसमें आप 10 रुपए का कॉइन डालिए हाँ। तो आपको एक डेफिनेट अमाउंट का काफी देता है। उसको पता कैसे चला कि 10 रुपए की इतनी हाँ। काफी है? एक्चुअली में वो ये कैलकुलेट करा। ये अरे सबसे आसान पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप आप कहते हैं ना 100 रुपीज का पेट्रोल देना या डीजल देना, तो अकॉर्डिंगली वो 100 सेट कर देता है। वो 100 में कैलकुलेट कर लेता है हाँ। कि कितना प्रेशर देना है, क्योंकि आर फिक्स, ईटा फिक्स, ऐसा फिक्स है। ठीक है, ये क्यू का पेमेंट कर रहा है आप, क्यू का। तो अच्छा। जब वो रुपीज फिक्स करता है तो तुरंत कैलकुलेट कर लेता है कि कितना प्रेशर डेवलप करना है ऑन द पेट्रोल, सो दैट डेफिनिट एरिया से डेफिनिट वेलोसिटी में आपको एक डेफिनिट अमाउंट का पेट्रोल मिल जाए। यानी कि इस फार्मूले का इस्तेमाल हम ठीक है। कहाँ करते हैं? इस फार्मूले का इस्तेमाल हम अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑब्टेनिंग पर सेकंड में करते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर यूनिट टाइम। इसी बेसिस पर जो वेंडर मशीनें हैं, जो चाय कॉफी आपको देती हैं, कोल्ड ड्रिंक देती हैं, या जो डीजल पेट्रोल देती हैं, वो इस प्रिंसिपल पर काम करती हैं, हाँ। मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मान लेते हैं, जानकारी तो है हम लोग को कि Q इक्वल टू पाई पी आर टू द पावर 4/8 थीटा एल है। क्वेश्चन कैसा आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस साल मिलेगा, हम वो क्वेश्चन जो मिलने वाला है वो क्वेश्चन ही भेज देंगे। उससे पहले जरा हम डिस्कशन पूरा कर दे इसका, ताकि हाँ। टॉपिक खत्म हो जाए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ दिख रहा है। हेलो। हाँ हाँ हेलो। सर। हाँ सर, अब दिख रहा हाँ एक्चुअली में नेट की प्रॉब्लम है लग रहा है, दिन भर लेक्चर लिए हैं तो लग रहा है नेट है। खर्च हो गया। ठीक ठीक, हम खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चन हम भेज देंगे। हाँ सर, नो हम ये कह प्रॉब्लम। रहे हैं कि एक छोटा सा डिस्कशन ये है ओके। कि Q इक्वल टू ये जो आया, इसका यूज कहाँ करें हम? बड़ा सिंपल सा है कि हम ये करें कि हम जितना यहाँ प्रेशराइज करेंगे उतना ज्यादा लिक्विड वहां मिलेगी, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हाँ। अमाउंट और आता है, और जब रियल में हम उस लिक्विड को मेजर करके निकालते हैं कुछ और आता है। इसका मतलब वाटर फ्लो में भी रेजिस्टेंस है। तो बात तो सही है ना कि वाटर फ्लो में भी तो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की वजह से अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब वाटर रेजिस्टेंस। वाटर हाँ। रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो इन वाटर, ये भी कह सकते हैं। इसको कैसे डिफाइन करें? जैसे हाँ। बात करो ओम्स का क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अपान करंट फ्लो होता था ना, हाँ। पोटेंशियल हाँ। डिफरेंस V बाई आई। पोटेंशियल डिफरेंस हाँ। की जगह यहाँ क्या है? प्रेशर डिफरेंस। क्यों भाई? वहां होता था वो पोटेंशियल डिफरेंस अपान करंट, हाँ। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस। हाँ। और करंट की जगह क्या हो जाएगा? ये Q हो जाएगा। हाँ। Q मीन्स P1 अच्छा। माइनस P2। P1 माइनस P2 का मतलब हो गया P, और Q का मतलब हो गया पाई P R टू द पावर 4 अपान, तो ऊपर चला जाएगा 8 ईटा L। P और P कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस निकल गया। जैसे थर्मल रेजिस्टेंस होता है, ओहमिक रेजिस्टेंस होता है, वैसे वाटर फ्लो में वाटर के विस्कोसिटी का जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 8 ईटा L अपान पाई R टू द पावर 4। जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो ये है कि रेजिस्टेंस, हाउ द वाटर रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पाइप। देखते हैं वो जो पेट्रोल पंप होता है उसमें जो पेट्रोल देने वाला उन सबों का वो है पाइप, वो कितना लंबा होता है। हाँ। अगर वो और लंबा कर दे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब क्या? वो तो मशीन तो उतने टाइम तक याद रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। मतलब क्या? मतलब वो सारा वाल उसके पाइप हाँ। में जितना पेट्रोल और हमारे टैंक में जितना गया सब जोड़ लेगी, जबकि उसका पाइपो इतना लंबा था कि पता चलेगा 1 लीटर पाइप जो 1 लीटर पेट्रोल उसके पाइप में ही रह गया। कहते हैं ना कि पेट्रोल पंप वाले जो है वो चोरी करते हैं, ओ। वो पाइप का लेंथ घटा बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो हाँ। कैलकुलेट करके मशीन भेजी गई है कि कितना लेंथ रखना है, अच्छा। कितना रेजिस्टेंस होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, जानबूझ के पाइप जो ला के नया लगा के लंबा कर देते हैं, कितना लंबा लंबा पाइप देते हैं सब। तो आर तो हाँ। और यहाँ आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ द पाइप है। यानी कि उस जो पाइप की रेडियस है, अगर वो हम ज्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस पे जो न्यूमेरिकल आना है, जो अभी हम भेज दे रहे हैं, वो ये है कि दो पाइप है, एक का रेडियस R1 है और दूसरा पाइप है जिसका रेडियस R2 है।
ठीक है। हाँ। यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P है, यहाँ प्रेशर P2 है, इनको जोड़ दिया गया है। ठीक, यहाँ का प्रेशर हाँ। है कितना, प्रेशर इक्वल टू कितना, यानी जंक्शन पर प्रेशर कितना है, कैसे निकलेगा, निकल जाएगा। यहाँ पाई टी आर टू द पावर 4 अपॉन ए थीटा एल, अरे A1 V1 इक्वल टू A2 E2, क्यों? हाँ 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 तो A1 V1 इक्वल टू A2 हाँ, E2 सर। मतलब क्या, Q1 इक्वल टू Q2, यही ना। यहाँ लगा है Q1, तो क्या लिखेंगे, पाई P1 माइनस P R1 टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L1, क्लियर है। लिख लेंगे हाँ। यहाँ का Q1 और यहाँ हाँ। का Q2 भी तो लिख लेंगे, कितना, पाई P, P की जगह जाएगा P माइनस P2 R2 टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2, दोनों इक्वेट करा देंगे, 8 पाई दोनों को यानी Q1 इक्वल टू Q2, Q1 इक्वल टू Q2 अगर लगा दें तो जंक्शन का प्रेशर पता चल जाएगा। इसमें जो प्रॉब्लम प्रोजेक्टेड है वो प्रॉब्लम अभी हम भेज दे रहे हैं। इस तरीके से हमने लिक्विड इन मोशन के नीट सिलेबस, IIT सिलेबस और IAS में पूछे जाने वाले सभी थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर दिया। अब इसमें कभी भी कोई भी बुक पढ़ोगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके सर। अब क्वेश्चन लगाओ, अपना हाँ, नीट सर। का, अपना नीट पे कंसंट्रेट और थ्योरी पूरा याद रखो, क्योंकि थ्योरेटिकल आएगा ना तो बहुत जल्दी जो है फट से आंसर लगा दोगी, और न्यूमेरिकल आएगा तो भाई लगाना पड़ेगा। हाँ। तो देख लो लगा के, हाँ। और जो डाउट है वो व्हाट्सएप पे कर देना, तो हम उसको सॉल्व करके लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे, टाइम बच जाएगा उस तरीके से। ओके और सर। बताना कल के लिए हाँ। क्या, ठीक है। तो हैव अ ओके गुड सर, डे एंड ओके ग्रेट नाइट। सर। जमकर पढ़िए, जमकर खाइए, नींद आए तो सो जाइए, अलार्म लगा के उठिए और पढ़ते रहिए जब तक कि सफल ना हो जाइए। लेते हैं हाँ, सर। ब्रेक, मिलेंगे नेक्स्ट डे में। हैव अ ग्रेट नाइट।